गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जनरेटिंग। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है तो उससे जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। संख्यांक फलन या अंकीय मान से हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने कंडीशन चेक की थी। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम उसका अपोजिट चलेंगे। अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है यानी जनक फलन दे रखा है तो उससे हम संख्यांक फलन कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस। हमारे पास यूनिट चल रही थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, यूनिट नंबर 3 चल रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 2 यूनिट इससे पहले हमारे हो चुके हैं। जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो पहले वाले वीडियो देखे पहले, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपकी सारी जो बातें हैं इससे पहले जो 2 यूनिट की एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, शेयर भी करना है और आगे फिर आपको इससे आगे जो यूनिट चाहिए वो बता देना। या फिर हम पहले एक बार यही करेंगे क्योंकि शायद सिलेबस 50-50 है, 50% कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो हम एक बार 3 यूनिट डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो स्टार्ट कर देंगे। 3 यूनिट में से आपका पूरा 50% सिलेबस कवर हो जाता है। तो एक बार तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 3 चल रही कौन सी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो न्यूमेरिक फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन है और रिकरेंस रिलेशन, वो हम डिस्कस करें। स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करें। फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन, फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन। आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिक फंक्शन निकालना। फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन corresponding to generating function, corresponding to generating function। मतलब आपको क्या निकालना है, जो जनक फलन दे रखा है उसके संगत, हिंदी में बता देता हूँ, जो आपको जनक फलन दे रखा है उसके संगत संख्यांक फलन ज्ञात करना है। जो भी आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको न्यूमेरिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं पूछे हुए। क्या दे रखा है, फर्स्ट इसमें दे रखा है कोई भी आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है और उसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आराम से। क्या दे रखा है, 1/12 दे रखा है, -7x + x², ये वैल्यू दे। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके पार्शियल फैक्टर। हमने जब जनरेटिंग फंक्शन लिखा था तो जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला, कोई भी ऐसी इनफाइनाइट सीरीज थी r = 0 to ∞ AR(x⁴r)। अगर AR आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है जिसकी R पर वैल्यू AR है, कोई भी संख्यांक फलन दे रखा है A जिसका R पर मान क्या है AR, तो जनरेटिंग फंक्शन ये होता है। यहाँ से उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर इसका कोफिशिएंट निकालोगे, किसका, x⁴r का जो कोफिशिएंट होता है AR, जहाँ R की वही वैल्यू आएगी 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी तक। तो R की जो वैल्यू है वो 0 से > होगी। तो उस कंडीशन में x⁴r का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिक फंक्शन। तो हम यहाँ से सिर्फ x⁴r का कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। कोफिशिएंट कौन सा निकालना है, x⁴r। कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं और उसके बाद पार्शियल फैक्टर करें। 12/-7x + x², इसके फैक्टर करोगे। यहाँ से 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करें तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 12। तो कितना हो जाएगा, 4x आएगा, -7x आएगा और प्लस x² है। फैक्टर आपको आते हैं तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, क्या कर दिया, उल्टा कर, 4 × 3 सॉरी उल्टा कर दिया गया, 3x ये तो आएगा माइनस के सेम। तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो वैल्यू बचेगी यहाँ से 4 कॉमन लगोगे तो 3 माइनस कितना आएगा, x आएगा। दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4 - x आएगा। ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके पार्शियल फैक्टर करोगे तो पार्शियल फैक्टर करने का सबसे इजी तरीका होता है, यहाँ से पहले वैल्यू रखो 3 - x की वैल्यू 0 रखो, 2 फैक्टर आ गए। इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल। 3 माइनस जो आपके जो गुणांक दे रखे हैं कोफिशिएंट नीचे वाले,
फैक्टर आ गए, इनमें से एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। ध्यान रखना फैक्टर इसी फॉर्म में हो तभी ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है। जैसे ए कौन से फॉर्म में, x माइनस ए आ गया, x माइनस बी आ गया, x माइनस सी आ गया, इस फॉर्म में x माइनस डी ये वैल्यू होनी चाहिए। मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए फैक्टर में। यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं आने, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आना चाहिए, वही ध्यान रखना और कोई नहीं। बाकी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जो दूसरा तरीका है, अगर स्क्वायर आ गए तो आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा जो इसका जर्नल मेथड है। 3 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और ये वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू में पुटअप कर दो तो क्या आएगा 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा, यानी वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली वैल्यू 1 अपॉन में क्या गया 1 इंटू 1 माइनस 3x आ जाएगा। इसी के लिए निकालिए। सेकेंड वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस एक्स को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 4 और ये वैल्यू रखोगे तो 3 माइनस 4 कितना आएगा -1 आएगा, ये वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स आएगा, ये वैल्यू आएगी। मतलब ये यहाँ से इसके फैक्टर हो गए, हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो कौन से आ गए, इसके 2 पार्शियल फैक्टर। वैल्यू आ गई g(x), इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 1 माइनस की फॉर्म में चेंज करना होता है। एक्सपेंशन करने के लिए, प्रसार करने के लिए फॉर्मूले लिखाए थे आपको 1 माइनस एक्स हो 1 प्लस एक्स हो, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/3 आ गई। 3 कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू आएगी x, 3 में 1 बचेगा तो -x/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1, यहाँ से माइनस पहले से, इसमें से 4 कॉमन लोगी तो 1/4 आएगा और ये आएगा 1 माइनस x/4 की पावर कितनी हो जाएगी -1 आएगी, x/4 की पावर आएगी माइनस। अब इसका आपको एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है। प्रसार करना आपको आता है, यहाँ से वैल्यू आएगी 1/3 आएगा। 1 माइनस एक्स का प्रसार बताया था आपको, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपको प्रसार बताए थे, एक्सपेंशन बताए थे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस x/3 आ गया, प्लस आएगा x/3 इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस ऐसे प्रसार करते जाओगी तो जब x की पावर r लिखोगे तो कितना आएगा, x की पहले 2 आएगी फिर r भी तो आएगी तो x/3 की पावर कितनी आएगी r आएगी, ये वैल्यू। सेकेंड का जब एक्सपेंशन करोगे तो माइनस है -1/4, यहाँ से g(x) 1/4 एक्सपेंशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस x/4 आ जाएगा, फिर आएगा x/4 इसका होल स्क्वायर आएगा और वैल्यू क्या आएगी x/4 की पावर कितनी हो जाएगी r होगी, r की पावर के टर्म लिखोगे। मतलब आपको ऐसे करते जाना क्योंकि हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो x की पावर r वाली टर्म ज़रूर लिखनी है, उसी का गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट उसी का गुणांक चाहिए x की पावर r का। g(x) की हम वैल्यू जानते हैं किसके इक्वल होती है, समेसन r = 0 टू इन्फिनिटी ar होता है x की पावर r, यही होता है g(x). कंपेयर करोगे दोनों तरफ, कंपेयर बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, दोनों तरफ x की पावर r के गुणांक से तुलना करने पर x की पावर r का गुणांक इधर तो क्या आएगा ar आएगा, ये वैल्यू आई। इधर देखो इसमें निकालोगे तो 1/3 मल्टीप्लाई है, यहाँ से x की पावर r का गुणांक साथ में क्या रहा है 1/3 की पावर r, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1/3 की पावर कितनी आएगी r, माइनस यहाँ से भी आ रहा है 1/4 और यहाँ से गुणा क्या गया 1/4 की पावर r, तो ये x की पावर r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी पहले 1, यहाँ पर देखें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है > 0 से। ये आपको इसको सोल्व कर लो, क्या आएगी 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी r+1 होगा, -1/4 की पावर भी कितनी होगी r+1 आ जाएगा, ये वैल्यू आई। ये यहाँ से इसका कोफिशिएंट आ गया r के, और यही क्या कहलाता है न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है, विच इज़ नॉन एज न्यूमेरिक फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम न्यूमेरिक फंक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है, वो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम रिकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इजी है जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है और देखते हैं क्या है। ये दे रखा 1 प्लस वैल्यू दे रखी। नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा 1 प्लस जी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें किसके इक्वल दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर 3 दे रखा है अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 दे रखा है। ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको फैक्टर करने हैं भी नहीं, डायरेक्ट इसने दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 आएगा और इनटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 आएगा, -4 ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी -4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आ गई जी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है इसका प्रसार, क्योंकि इसका तो होगा नहीं प्रसार, आपको इसका करना है एक्सपेंसन करना है। तो एक्सपेंसन करो, जी एक्स की वैल्यू होती है किसके इक्वल समेसन आर इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर आएगा एक्स की पावर आर आएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल 1 प्लस एक्स की पावर 3 हो गया, प्रसार करोगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स की पावर -n, प्रसार किया था 1 माइनस एक्स की पावर -n, वैल्यू होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2। इस प्रकार चलता है, एक्स क्यूब आती है अपॉन फैक्टोरियल 3, ध्यान में है। तो इसका भी प्रसार हम उसी तरह करेंगे। ध्यान रखना सोल्व नहीं करना है, क्यों नहीं सोल्व करना वो आगे बताऊँ इसको, मतलब डायरेक्ट आपको एक्स में क्या करना है 1 प्लस क्या आएगा 4x आएगा, फिर आएगा 4 n इंटू एन प्लस 1, तो n 4 हो गया, 4 इंटू आएगा 5 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको यही तो चाहिए x की पावर r, उसी का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो एज इट इज़ वैल्यू आएगी, x की पावर r को मल्टीप्लाई करो x की पावर r ही आएगी। लेकिन जब x की पावर 3 दे रखी है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर r से तो पावर कितनी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगी x की पावर r प्लस 3, जबकि हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है x की पावर r का। तो अगर हम x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x की पावर r माइनस 3 से, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर r आएगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट जो गुणांक है वो x की पावर r, तो एक तो हमें कौन सी टर्म लेके आनी है अंदर, प्रसार करेंगे तब एक्सपेंशन करेंगे, तो एक तो आपको ये वाली टर्म लिखनी है x की पावर r माइनस 3, और एक आपको यहाँ से क्योंकि 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर r वाली टर्म भी आपको लिखनी है। ये ध्यान, अगर ओनली इतना ही होता जैसे x की पावर 3 होता तो हम सिर्फ कौन सी टर्म काम में आती, हमें x की पावर r माइनस 3 की टर्म काम में आती, लेकिन यहाँ पर 1 भी है तो दोनों टर्म काम में लेंगे। ये करना क्या आएगा, आ गया, फिर क्या आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगी इस प्रकार। फिर कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया आपको टर्म सारी लिखनी है, कौन सी r माइनस वाली r माइनस 3। यहाँ पर देखो x की पावर 3 आ गया, कौन सी टर्म लिखनी है कि आपको x की पावर r माइनस 3, और जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3, कंपेयर करके लिखोगे तो अपॉन में क्या आएगा फैक्टोरियल r माइनस 3 भी आएगा। स्टार्ट कहाँ से वैल्यू 4, यहाँ पर देखो 4 5, यहाँ से 4 5 6, तो इसमें भी स्टार्ट तो कहाँ से होगा 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 इस प्रकार चलेंगे। वैल्यू कहाँ तक चलेंगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5, मतलब इससे 3 ज़्यादा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 आएगा 2 प्लस 3, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 6 आ गया 3 प्लस 3, मतलब यहाँ पर r माइनस 3 है तो वैल्यू कहाँ तक आएंगी r तक। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम कंपेयर करके आपको एक एक वैल्यू सही से लिखने, कैंसिल मत कर देना कहीं फैक्टोरियल 2 से कैंसिल कर दो, कैंसिल करते ही समझ में नहीं आएगी ये टर्म कहाँ से कहाँ लिखें, ये ध्यान रखना। फिर आएगा एक और कौन सी टर्म लिखेंगे, x की पावर r वाली टर्म लिखेंगे, और वो टर्म कौन सी आएगी, इसके बाद r माइनस 2 आएगा, r माइनस, तो x की पावर r वाली टर्म लिखोगे तो वो कौन सी आएगी, 4 से स्टार्ट होगा वही आएगा x की पावर r।
एक्स की पावर आर वाली लिखनी है। अब आर है तो अपॉन में भी क्या आएगा, फैक्टोरियल आर आएगा, पता है सबको। इससे कंपेयर करके यहाँ पर 4 से स्टार्ट होंगी, 4 से स्टार्ट होंगी तो 4 5 6 कहाँ तक वैल्यू आएगी, आर है 3 है तो 3 + 3 3 ज़्यादा, तो आर है तो आर से 3 ज़्यादा कहाँ तक ट्रम आएंगी, ये ट्रम आएंगी आर +3 तक ट्रम आएंगी, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। प्लस आगे इसका एक्सपेंशन करते जाओगे, हमारे पास ये टर्म चाहिए तो यही। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर करोगे किसके कोफिशिएंट से, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, एक्स के पावर आर के गुणांकों से तुलना करने पर, कंपेयर बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर गुणांकों से तुलना करने पर कंपेयर करोगे, इधर वैल्यू क्या आएगी ए आर। अब इधर चेक करो, जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी टर्म से, 1 होगा पहले प्लस में है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट जो भी आपकी टर्म आएगी वो एज इट इज़ आएगी, 4 आएगा, यहाँ से एक्स की पावर आर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ कौन सा लिखना है, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट ही आएगा, अपॉन में फैक्टोरियल आर, तो क्या आएगा 4 5 6 आएगा, वैल्यू आएगी r +3 तक आएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल r आएगा, आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू प्लस भी तो आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x की पावर 3 से, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 5 हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 से तो x की पावर r आ जाएगा, और x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा उस कंडीशन में 4 5 6 आएगा, वैल्यू कहाँ तक आएगी r अपॉन में फैक्टोरियल r -3 आएगा। ये यहाँ से x की पावर r के कोफिशिएंट आएंगे, यही आपको चेक करना था, ये वैल्यू है। अब इसको आपको सोल्व करना है, क्या वैल्यू आई, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो फैक्टोरियल है, वैसे भी हमने जब x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू r की 1 ही था, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 × x की पावर 3, मतलब r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 3 से। और यहाँ से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 3 से, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करना है, उल्टा लिखो, फैक्टोरियल r को हम क्या लिख सकते हैं r × r -1 × r -2, लास्ट में वैल्यू आती है 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार वैल्यू चलती 3 2 1, यही वैल्यू आती। उल्टा लिख के देखो 2 3 4 5 6, ये आएगी वैल्यू, कहाँ तक वैल्यू आएगी r तक। तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 1 2 3 से, तो वैल्यू क्या आएगी 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4 5 6 हो जाएगा, r +3 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 1 2 3 फैक्टोरियल r आएगा, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 क्या आएगा 3 आएगा, फिर आ जाएगा 4 आएगा 5 आ जाएगा, और वैल्यू कहाँ तक r तक, अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल r -3, 1 2 3 आएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल r +3 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r +3, अपॉन में क्या आ गया फैक्टोरियल 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल r आएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा फैक्टोरियल r, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 2 3 6 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r -3 आएगा, आएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, r +3 को हम लिख सकते हैं, ऊपर सॉल्व करूँ क्या आएगा, r +3 को हम क्या लिख सकते हैं, r +3 आएगा, फैक्टोरियल में दे रखा है, r +2 आएगा, फिर कितना आएगा r +1 आएगा, इंटू आ जाएगा फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 6 × फैक्टोरियल r आएगा। यहाँ से इसको भी हम लिख सकते हैं, r आएगा, r -1 आएगा, r -2 आएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा r -3 आएगा, और अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 फैक्टोरियल r -3, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हो गया।
सोल्व करोगी तो वापस वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करके 1/6 तो कॉमन आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r² आएगा प्लस कितना आ जाएगा 5r प्लस आएगा 6, ये वैल्यू इनटू में आएगा r + 1 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे r² - 3r + 2 आएगा, ये वैल्यू है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आ गया। r यहाँ से वैल्यू r² को मल्टीप्लाई करोगे तो r³ आएगा प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से r से मल्टीप्लाई करो 5r² आएगा, 5r² प्लस r² कितने हो जाएंगे 6r², r² की वैल्यू आएगी ना, r से मल्टीप्लाई करो ये दोनों, फिर आएगा 6r आएगा और यहाँ से प्लस 5r कितने हो जाएंगे 11r होंगे, और लास्ट में यहाँ से कितना आएगा 6 आ जाएगा, ये वैल्यू r³ है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगा r³ - 3r² आएगा और प्लस आ जाएगा 2r आएगा। यहाँ से सोल्व कर लो, बस आपको सोल्व ही करना था। 1/6 यहाँ से कितना आएगा, r³ कितना हो जाएगा 2r³ होगा, 6r² - 3r² तो वैल्यू बचेगी 3r² प्लस के 11r प्लस 2r कितने हो जाएंगे 13r होगा, और 6 प्लस में आ गया 6, जहाँ r की वैल्यू आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल थी किससे 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूमेरिक फंक्शन आएगा, जो आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास न्यूमेरिक। अरे इजी सा है, कैलकुलेशन लग रही है आपको, आराम से कर सकते हो, इजी मेथड दे रखे हैं एकदम। आपको सिर्फ उसका क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसके पार्शियल फैक्टर करो, फिर उसका एक्सपेंशन करो और x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है, बस इतना सा काम है। ये हो जाएगा आपका जनरेटिंग फंक्शन से। अगर न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। अब हम आगे जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे रिकरण। पहले वीडियो को फटाफट लाइक करो, जिसने नहीं किया है कौन करियो, अभी भी कहीं कर दिया क्या, अरे मम्मी का हेलीकॉप्टर कर दिया क्या, लाइक वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया, नहीं किया शायद, करो फटाफट वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फिर हम नए टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, रिकरेंस रिलेशन। इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 4 नंबर का, रिकरेंस रिलेशन में 2 मेथड दे रखे हैं, वो दोनों मेथड आपको समझने होंगे। क्या दे रखा, रिकरेंस रिलेशन यानी पुनरावर्ती संबंध। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिकरेंस रिलेशन यानी पुनरावर्ती संबंध। क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन या फिर पुनरावर्ती संबंध क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पुनरावर्ती संबंध क्या देखो, कोई भी ऐसे एक समीकरण ही होती है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिक फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शन से स्टार्ट हुआ था, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिलेशन जो किसमें न्यूमेरिक फंक्शन ए ले लिया, जिसकी हम आर पर वैल्यू किसके इक्वल लेते हैं, ए आर के इक्वल, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन ऐसे समीकरण जो ए आर तथा इसके पूर्ववर्ती कौन कौन से आएंगे, ए आर -1 होगा, ए आर -2 होगा, ए आर -3 होगा, इस प्रकार चलते जाएंगे, कहाँ तक वैल्यू आएगी A0। इससे पूर्ववर्ती यही आएंगे, इससे पहले वाले कोई भी ऐसी इक्वेशन है, एनी इक्वेशन विच गिव द रिलेशन ए आर एंड इट्स प्रेडिसेसर, इसके जो पूर्ववर्ती होते हैं, इनमें कोई भी ऐसी इक्वेशन जो संबंध बताती है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इनमें संबंध बताती है, वो कौन सी कहलाती है, वही संबंध क्या कहलाता है, पुनरावर्ती संबंध कहलाता है, रैखिक। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध। रैखिक का मतलब क्या हो गया, जो इनकी जो पावर आएगी वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर जो पावर होगी ना
रेखिक का मतलब जहाँ पर भी ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, लाइन की इक्वेशन x प्लस जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका मतलब x की पावर भी 1 y की पावर भी 1, तो x और y की अगर मैक्सिमम घात 1 हो, पावर बढ़ा के देख लो, x की पावर 2 करते ही किसकी इक्वेशन हो जाएगी, x की पावर 2 करते हैं पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, x और y की दोनों की पावर 2 करोगी तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। a और b, अगर एलिप्स की इक्वेशन में a और b दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू एलिप्स की तो नहीं होगी, माइनस आता है वहाँ पर, एलिप्स की अलग अलग इक्वेशन होंगी। यहाँ से अगर a और b दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस आ जाता है a नॉट इक्वल हो b, तो उस करने माइनस आ गए तो वहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन हो, तो ये इससे पर लाइन की इक्वेशन में हमेशा यही ध्यान रखना, रेखिक अगर आपको रेखिक दे रखा है तो उसकी जो मैक्सिमम घात होगी, मतलब जितने भी टर्म दे रखे हैं उनकी घात कितनी होगी, 1 होगी। तो कोई भी ऐसे समीकरण जो किसमें ए आर तथा इसके पूर्ववर्ती, जैसे ये लिख दिया मैंने 3ar माइनस 1 6ar माइनस 2 प्लस 9ar माइनस 3 इक्वल 0, ऐसे समीकरण जो ए आर तथा इसके पूर्ववर्ती इट्स प्रेडिसेसर, ऐसे इक्वेशन जो रिलेशन बताती हैं, इनमें जो रिलेशन संबंध बताती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिकरेंस रिलेशन या पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अचर गुणांक 1। यहाँ पर देखना, आगे ध्यान रखना, आर का फंक्शन भी हो सकता है एफ आर, आर की जैसे कोई वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर आ गया प्लस 3r आ गया, आर की तो वैल्यू आ सकती है क्योंकि आर में ही होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 0 भी हो सकती है और यहाँ पर वैल्यू क्या आ सकती है 3r, इस प्रकार। तो ये वैल्यू हो गई। अगर एफ आर की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन तो है एफ आर जो आगे वाली वैल्यू हो, मतलब आर का जो फंक्शन है अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। कौन से बोलते हैं, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, आगे वही यानी समघात पुनरावर्ती संबंध। होमोजीनियस का मतलब है समघात पुनरावर्ती संबंध बोलते हैं अगर एफ आर की वैल्यू 0। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध, रिकरेंस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कौन से पढ़ेंगे, लीनियर रिकरेंस रिलेशन, क्या लिख दिया, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी अचर गुणांकों वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध, विद कांस्टेंट को अचर गुणांकों वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध। हिंदी में बता देता हूँ, अचर कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट तो हो गया गुणांक, कांस्टेंट का मतलब है अचर, अचर गुणांक, लीनियर का मतलब है ही लीनियर रिकरेंस रिलेशन यानी रैखिक पुनरावर्ती संबंध। अचर गुणांकों वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध के बारे में डिस्कस करें। इसमें भी हम पहले होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करें, मतलब जहाँ पर एफ आर की वैल्यू क्या हो, 0 हो, होमोजीनियस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी कौन सा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या समघात। अब आपको करना क्या है, मतलब इक्वेशन दे रही कि तो सीधी सी बात इक्वेशन सोल्व करनी होगी, पुनरावर्ती संबंध को हल करना है। और पुनरावर्ती संबंध मैंने आपको बता दिया, ए आर यही आती है इसमें वैल्यू, ए आर माइनस 1 ए आर प्लस 2 आ गया, इस प्रकार वैल्यू आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ए आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मेथड दे रखा है, वो मेथड आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जनरल मेथड इसके लिए दे रखा है, इजी सा मेथड दे रखा है, एफ आर की वैल्यू अगर 0 हो, मतलब समघात के लिए दे रखा है होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस। इसके लिए क्या करना आपको, सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट बता दें, कुछ टर्म्स हैं वो ध्यान रखनी है। स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप होगी आपके अभिलाक्षणिक समीकरण निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी, अभिलाक्षणिक समीकरण या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन, ये निकालना। सेकेंड आपको निकालनी है अभिलाक्षणिक समीकरण। निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी जो आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है उसकी घात निकालोगे, मतलब कितने घात का है। जैसे ये दे रखा है ए आर, मैंने अभी लिखा था आपको 3AR-1 प्लस यहाँ पर आ गया जैसे 6AR-2, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से इसकी जो घात होगी कितने घात का होगा इस पर डिपेंड करता है लास्ट वैल्यू क्या आ रही है आपकी। R-2 आ रहा है तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर लास्ट वैल्यू आपकी R-3 आ रही है तो इसकी क्या हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपको 3 घात का दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घात का आएगा, तो आपको करना क्या है, अगर 3 घात का है, इफ़ पावर कितनी दे रखी हो या डिग्री इसकी कितनी दे रखी हो, 3 दे रखी हो, इफ़ डिग्री इज़ 3 कितनी हो, 3 हो। अगर इसकी घात 3 हो तो आपको करना है AR के स्थान पर तो अल्फ़ा की पावर 3, अरे सीधी सी बात है, क्रम वाइज आपको रखने। जो लास्ट वाली वैल्यू होगी मैं बता देता हूँ, AR -1 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 2 आएगा, AR-2 आएगा, अल्फ़ा की पावर 1 आ जाएगा, और AR-3 आएगा, अल्फ़ा की पावर 0। मतलब आपको जो लास्ट वैल्यू आएगी रिकरेंस रिलेशन वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसकी वैल्यू क्या रखोगी, अल्फ़ा की पावर 0। फिर उससे पहले अगर अल्फ़ा R-3 आ रहा है यही आएगा तो R-2 आएगा, उसके स्थान पर अल्फ़ा की पावर 1, R-1 के स्थान पर अल्फ़ा की पावर 2, और AR के स्थान पर अल्फ़ा की पावर आपको 3 रखनी है। ये वैल्यू उसमें आपको पुटअप करनी है, ठीक है। ये वैल्यू अगर यही हो 2 घात का हो, यानी डिग्री कितनी हो इसकी, 2 घात का हो, तो आप क्या करोगे, वो लास्ट वैल्यू वाले कौन सी आएगी, 2 घात का कब होगा, जब AR-2 आए, तो AR-2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AR-2 इक्वल आएगा अल्फ़ा की पावर 0 आएगा। फिर आएगा AR-1, ये आएगा अल्फ़ा की पावर 1, और AR किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 2 आएगा। ये आपको वैल्यू रखनी, ठीक है। सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालनी वो आपको बता दें। फिर आपको इसके फैक्टर करने हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण आएगी तो उसके फैक्टर करोगे। अभिलाक्षणिक समय फैक्टर निकालोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएंगे, अल्फ़ा की कुछ वैल्यू आएंगी। अल्फ़ा की वैल्यू अब यहाँ से देखो समीकरण तो बनेंगे, जैसे ये वैल्यू आ गई, समीकरण बन गई अल्फ़ा-3 आ गया, अल्फ़ा-2 आ गया, अल्फ़ा-1 आ गया। फैक्टर करोगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अगर अल्फ़ा के जो मान हैं सभी मान, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल, फर्स्ट कंडीशन है इसके रूट पर डिपेंड करेगा। यदि अभिलाक्षणिक समीकरण करेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल हैं वो क्या हो, मूल समान, पहले हम लिखेंगे मूल भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न तथा वास्तविक हो, यानी रियल, वास्तविक हो। अगर अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल हो, सबसे पहले जो रूट दे रखे हैं आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी, अगर उसके रूट रियल आए और डिस्टिंक्ट हो, यानी ना तो इक्वल आए और हमेशा क्या है वास्तविक संख्या के रूप में, जैसे 2, 3, -1, -2 रियल नंबर आने चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं आने, और क्या होने चाहिए अलग अलग। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा-1 आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा-2 आ गया, कुछ रूट आ गए अलग अलग, अल्फ़ा-1 वो अल्फ़ा-3 आ गया। इस प्रकार अगर इसके रूट आ रहे हैं, रूट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और दूसरी वैल्यू सभी भिन्न भिन्न होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तब होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको लिखते हैं CF से डिनोट किया जाता है, यानी इंग्लिश में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और CF का मतलब क्या होगा, यानी पूरक फलन निकालना है। आपको इंग्लिश में लिखना, लगभग आपके नेक्स्ट ईयर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें भी ये काम में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आपको, CF क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसका जो मान होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा-1 आ गया तो पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे C1 आ गया अल्फ़ा-1 की पावर R, जो भी वैल्यू आई, C2 अल्फ़ा-2 की पावर R, C3 अल्फ़ा-3 की पावर कितनी आएगी R। इस प्रकार आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो वैल्यू निकाल।
अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना ही करना। सेकंड, अब समान भी तो हो सकते हैं, इसके जो रूट होंगे यानी अभिलाक्षणिक समीकरण के जो रूट हैं वो समान रूट रियल एंड इक्वल क्या हो, रियल एंड इक्वल, यानी इसके जो कुछ रूट हैं वो इक्वल भी हो और रियल भी हो, यानी समान तथा क्या हो, वास्तविक हो, समान तथा वास्तविक या वास्तविक तथा समान। ये अगर इसके जो रूट हों वो क्या हो, रियल भी हो और वास्तविक ही हो, उस कंडीशन में क्या होंगे, समान भी हैं, रियल होने चाहिए यानी वास्तविक होने चाहिए तथा इक्वल हो उस कंडीशन। आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे कुछ रूट आगे सेम आ गए, अल्फ़ा 1 किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा 2 के इक्वल, ये इक्वल आ गया अल्फ़ा 3 के इक्वल, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी सेम होंगी, तो इसको हमने मान लिया कि इसके इक्वल अल्फ़ा के इक्वल, तो जो CF का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, C1। कौन कौन सी वैल्यू आ रही, 3 वैल्यू सेम आ रही, तो जहाँ तक सेम आए, अगर 2 ही सेम आ रहे हैं तो R सेकेंड वाले को R से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड वाली भी सेम आ रही है तो C3 R² से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी वैल्यू सेम आ रही यानी अल्फ़ा के पावर कितना आएगा, R। इस प्रकार 2 ही सेम आए ना, जैसे 2 ही हो तो यहाँ से C1 + C2 आए, अगर 4 सेम आए, 4 होंगे नहीं आपके पास, इतने ही होंगे, आगे जो वैल्यू है वो एज इट इज़, इसके आगे के रूट जो अलग अलग आएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, सेम वही कंडीशन, मतलब जहाँ तक सेम हो वहाँ तक ये, इसके बाद जैसे अलग अलग आ गए, यहाँ तक ये मान लिया जैसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों सेम आ गए, अल्फ़ा हो गए, और एक रूट कौन सा आ गया, अल्फ़ा 3 आ गए, ये हमने मान लिया, तो वैल्यू क्या आएगी, C1 + C2 आएगा, इनटू आ जाएगा अल्फ़ा की पावर R, और प्लस क्या आ जाएगा C3 अल्फ़ा 3 की पावर R। सेम है उसके लिए तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सेम नहीं है वहाँ पर जो ऊपर वाली कंडीशन है वो डायरेक्ट आपको अप्लाई करनी है। ये थर्ड आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स, अगर रूट क्या हो, सम्मिश्र हो, थर्ड कंडीशन, इफ जो रूट हो, रूट आर कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी, इफ रूट आर इमेजनरी, यानी रूट क्या हो, सम्मिश्र हो या काल्पनिक हो, रूट क्या हो, काल्पनिक हो या फिर सम्मिश्र हो, उस कंडीशन में जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इफ़ रूट आर कॉम्प्लेक्स, उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, तो हमेशा यह ध्यान रखना आपके पास अगर सम्मिश्र संख्या आ रही है यानी इमेजनरी आ रही है, तो इमेजनरी हमेशा कॉन्जुगेट के रूप में आती है यानी संयुग्मी के रूप में आते हैं, एक रूट कभी भी नहीं आएगा इमेजनरी, क्योंकि माइनस इसी की तो वैल्यू निकालते हैं तभी तो आइट आता है, इसका मतलब 2 साइन आएंगे, प्लस माइनस आएगा, तो वैल्यू हमने जैसे रूट मान लिए, तो रूट क्या मान लिए, एक तो P ले लिया, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ले लिया, दूसरा रूट हमने क्या ले लिया, Q, इसी फॉर्म में, दूसरा हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आएगा, यही तो आएंगे 2 रूट, या ये मान लो, उल्टा मान लो, क्या फ़र्क पड़ा है, अगर बुक वाले के अकॉर्डिंग मैच करना है तो पहले वाला रूट अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा की वैल्यू P + आयोटा Q, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, बीटा या अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 1 हो गया, दूसरा अल्फ़ा 2 आ जाएगा, कॉन्जुगेट के रूप में आएगा, क्या आएगा, P - आयोटा Q आएगा, क्योंकि एक प्लस आ गया तो इसके साथ दूसरा रूट हमेशा ध्यान रखना कौन सा आएगा, P - आयोटा Q आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए जो CF का मान होता है, CF का मान क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है पहले वाला कॉन्स्टेंट क्या आएगा, P² + Q², इसकी पावर आएगी 1 की पावर, इसकी पावर 1/2 इनटू आएगा C1 कोस R थीटा आएगा प्लस C2 साइन आएगा R थीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती हैं, ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है ये वैल्यू। तो यहाँ से जहाँ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वेयर थीटा जो वैल्यू होती है, पढ़े हुए आपके, थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स, यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, Q/P के इक्वल आएगा। थीटा की जो वैल्यू है, अरे आपने निकाला है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो तो x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा प्लस, वही कंडीशन है, अगर वैल्यू हो x + आयोटा y, 2 रूट आ गए, एक तो x आ गया, दूसरा कौन सा आ जाएगा,
अगर रूट आए x प्लस आईटा y के फॉर्म में तो हम x इक्वल नहीं रखते क्या, x इक्वल क्या रखते हैं r कोस थीटा, y इक्वल r साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे x का तो यही वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या किसके इक्वल आ जाता है, r के इक्वल। थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है टेन इनवर्स y अपॉन x, तो वही है वो की वही कंडीशन। तो यहाँ से ये हमारे पास इसकी कुछ कंडीशन हैं जहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, p प्लस आईटा क्यू हो तो दोनों का जो रियल p स्क्वायर करोगे क्यू स्क्वायर और इसकी पावर कितनी आएगी, हाफ आएगी, c1 कोस आर थीटा आएगा प्लस c2 साइन आर थीटा आएगा। c1 और c2 की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, टेन इनवर्स किसके इक्वल आएगा, q अपॉन p के इक्वल होगा। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है उसकी कंडीशन है। इसके एग्जांपल करेंगे, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक नहीं तो आप बोलोगे सर समझ में कौन है, क्योंकि ऐसे जब लैंग्वेज की फॉर्म में बताते हैं, ये तो आपको मैंने जर्नली मेथड बताया है, अगर आपको जर्नल मेथड एम के रूप में लेके चलते तो और भी हार्ड हो जाता। आप ये देखते हैं सर क्या करवा रहे हो, ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। क्या है देखते हैं, इसके एक एग्जांपल तो करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या है एग्जांपल दे रखा है आपको, जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है ए आर इक्वल दे रखा है ए आर माइनस 1 दे रखा है प्लस दे रखा है ए आर माइनस 2 दे रखा है। आर की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्या दे रखी है यहाँ पर, अगर 2 से स्टार्ट है तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपको करना क्या है, a0 की वैल्यू दे रखी 1, a1 की भी वैल्यू दे रखी इसने 1 दे रखी है, कुछ वैल्यू भी दे रखी हैं, आपको वो वैल्यू भी निकाल क्या दे रखा, रिकरेंस रिलेशन ये दे रखा। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, क्या चेक करना, आपको जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है इसको सोल्व करना है। तो आपको सबसे पहले अभिलाक्षणी आपको चेक करना है, यहाँ पर कन्फर्म सी बात है, यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए आर आएगा माइनस ए आर माइनस 1 आएगा माइनस ए आर माइनस 2 इक्वल 0, यानी एफ आर की जो वैल्यू है, एफ आर की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल हो गई 0। तो जो रिकरेंस रिलेशन होगा ये कौन सा रिलेशन आएगा, दिस इज होमोजीनियस, कौन सा होगा, यानी समघात, होमोजीनियस समघात पुनरावर्ती संबंध होगा। समघात एक बार इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट आएंगे समघात के अलावा उनके बारे में अलग से डिस्कस। समघात क्या हो गया, पुनरावर्ती संबंध यानी रिकरेंस रिलेशन, पुनरावर्ती रैखिक पुनरावर्ती संबंध, पुनरावर्ती संबंध शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक बार आप लिख लें, विच इज़ होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि अचर गुणांकों वाला रैखिक पुनरावर्ती संबंध, गुणांक अचर ही आ रहे हैं इसके, रैखिक हो ही गया, समघात होगा तो अचर गुणांक वाला रैखिक गुण। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो हम निकालें। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी इसके लिए, अभिलाक्षणिक, मैंने बताया था लास्ट में जो वैल्यू आ रही मिनिमम वैल्यू उसके स्थान पर उससे वैल्यू पुटअप करो, ए आर माइनस 2 आ रहा है तो अल्फा की पावर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा की पावर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फिर अल्फा की पावर 2, साइन जो साइन है वो एज इट इज़ लिख दो, माइनस है, वैल्यू किसके इक्वल 0, ये अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा, अल्फा की पावर 0 का मान 1 होता है, वैल्यू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएंगी अल्फा की वैल्यू माइनस बी तो 1 आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर
बी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -4ac तो +4 हो जाएगा, ए की वैल्यू भी 1 अपॉन में आएगा 2, ये इसकी भी तो प्लस माइनस साइन। यहाँ से 2 रूट आ गए, कौन से रूट आ गए ये ध्यान रखना, a0 की वैल्यू भी 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, और 2 रूट हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक तो अल्फ़ा की जो वैल्यू प्लस साइन लेंगे 1 + √5 हो जाएगा अपॉन 2 आ गया, दूसरा रूट क्या आएगा 1 - √5 आएगा अपॉन 2 आएगा। ये अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, ये वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से चेक करो प्लस माइनस मतलब रूट तो रियल आ रहे हैं और दोनों रूट डिफरेंट हैं, मतलब दोनों रूट सेम नहीं आ रहे हैं। और जब भी रूट अगर डिफरेंट हैं, सेम नहीं हो और वास्तविक हो तो करना कुछ नहीं है, देन जो CF आएगा, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट जो वैल्यू है 1 + √5, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर कर दो r, प्लस C2 आ जाएगा 1 - √5 आएगा अपॉन 2, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ये हमारे पास CF का मान आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये वैल्यू यहाँ से चूँकि हमें क्या दे रखा है, FR की जो वैल्यू है वो 0 है, FR की वैल्यू, देन अगर FR की वैल्यू 0 हो तो AR का मान इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन को सोल्व कर रहे हैं तो जो CF का मान होता है वही AR का मान होता है, यानी C1 आएगा 1 + √5 आएगा अपॉन 2 आ जाएगा, इसकी पावर R, प्लस C2 आएगा 1 - √5 अपॉन 2, इसकी पावर R आएगी। ये AR का मान। आपको 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक तो a0 की वैल्यू दे रखी 1, एक a1 की वैल्यू दे रखी 1, दोनों वैल्यू। आपको करना क्या है, यहाँ पर a0 r के स्थान पर पहले 0 रखोगे क्योंकि a0 की वैल्यू है, और r के स्थान पर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, a0 आएगा। यहाँ पर भी 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, r के स्थान पर 0। a0 का मान हमें क्या दे रखा 1, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से C1 आएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस C2 आएगा। दूसरी हमें जो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है, a1 की वैल्यू। r = 1 पुटअप करोगे, r = जब 1 पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, a1 आएगा यहाँ पर, और a1 की वैल्यू भी 1 दे रखी है तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 + √5 आएगा अपॉन 2 आएगा इंटू C1 आएगा, यही वैल्यू आएगी। सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस C2 आएगा और 1 - √5 आएगा अपॉन 2 आएगा, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। R के स्थान पर 1 रखें। C1 इन दोनों इक्वेशन से, एक तो ये इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आपको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। इसीलिए ये हमें कंडीशन दे रखी थी बस C1 और C2 की वैल्यू निकालने की, तो वो वैल्यू इसमें रखनी है। इसमें रखने के बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वही आपके पास जो आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके एग्जाम्पल ऐसे ही जो एग्जाम्पल है ये आपको एक जर्नली मेथड बताया है ताकि आपको जो मेथड समझाए उसके क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो देख लें। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।